हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है इस लाइव क्लास में। तो आज की लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चन। अगर आपने पिछली क्लासेस को वॉच नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेस को वॉच कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने हर क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो हमारे साथ में बने रहें इस लाइव क्लास में। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो एंड वॉइस क्लियर हो तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आज की लाइव क्लास में हम अच्छे से सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स चलिए, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर बताइए बिना देरी के। और क्वेश्चन पूछा गया है 750 ग्राम के स्लेज हैमर के हैंडल की लंबाई निम्न में से क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका एक फार्मूला होता है, हम आपको फार्मूला बता देंगे। और इसका फार्मूला हैंडल की लंबाई निकालने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि जो हम हैंडल की जो लंबाई किसके अनुसार निकालते हैं, तो वो हमारा जो हैमर होता है उसके भार के अनुसार हम लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो स्लेज हैमर होता है उसके भार के अकॉर्डिंग हमारा 600 से 900 mm तक की हैंडल की लंबाई होती है। तो ये हमारे किसके अनुसार होता है, ये हमारे भार के अकॉर्डिंग है। जैसा हमारा हैमर का भार होगा उसी के अनुसार हमारे हैंडल की लंबाई होती है। तो उसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फार्मूला होता है वो तो हम बताएंगे, साथ ही में हम बताएंगे कि कैसे इसको निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। हथौड़े का वह भाग जहाँ हत्था लगा होता है निम्न में कहलाता है। हथौड़े का वह भाग जहाँ हत्था लगा होता है कहलाता है। फेस, चीक, पिन, आई होल, ये 4 ऑप्शन है आपको आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर। तो जिस भाग में हमारा जो हैंडल लगा होता है उसी आपको पता होगा फ्रेंड्स, हमारा एक हैमर में पिन होता है और फेस होता है। बीच वाले भाग को पोस्ट कहते हैं। पोस्ट वाले भाग में ही एक हमारा अंडाकार आई होल होता है, ठीक है। तो उसी को हम आई होल बोलते हैं। मतलब कहने का जो पोस्ट के अंदर हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, होल होता है। और वो होल कैसा होता है, हमारा अंडाकार होता है। तो उसी अंडाकार होल को हम आई होल बोलते हैं। और अंडाकार होल इसलिए बनाते हैं ताकि उसमें हम पच्चर लगा सकें, ठीक है, जिससे कि हमारा हैमर से हैंडल ना निकल सके। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर बताइए। निम्न में से प्रयुक्त हथौड़े का वजन निम्न में से होता है, बताना है। इसमें चिन्ह के लिए प्रयुक्त हथौड़े, मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि जो मार्किंग हैमर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मार्किंग हैमर होते हैं तो उसके लिए हमारा वजन कितना रखा जाता है। तो मार्किंग करने के लिए हमारा हैमर का वजन कितना होना चाहिए। तो मार्किंग हैमर हमारा कोई नहीं होता है, सॉरी। और यहाँ पे आपको बताना है कि मार्किंग करने के लिए हमारे हैमर का भार कितना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 250 ग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर आपसे पूछा गया, एक इंजीनियर वाइज के साइज के द्वारा वे निर्दिष्ट किया जाता है। मतलब एक इंजीनियर वाइज का यहाँ पे बताना है कि साइज कहाँ से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, आपको पता है कि हमारा बेंच वाइज का साइज़ कहाँ से लेते हैं, और इंजीनियर वाइज से सभी हमारे सब मतलब कि साइज वहीं से लेते हैं। ऐसा नहीं कि नाम अगर हमने चेंज कर दिया तो वो नाम भी चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए इसका भी साइज हमारा कहाँ से लेंगे बताइए फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए। जबड़ों की चौड़ाई से। तो हमारा जो जा प्लेट होती है उसकी हम चौड़ाई से हम लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर का साइज लिया जाता है कुल लंबाई से, संक के व्यास से, हैंडल की लंबाई से, संक की लंबाई तथा टिप की चौड़ाई से। ये आपको बताना है फ्रेंड्स। स्क्रू ड्राइवर का साइज कहाँ से लिया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आया हुआ था, और वो एग्ज़ाम हमें याद नहीं लेकिन क्वेश्चन उसमें आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्क्रू ड्राइवर का जो हमारा साइज लिया जाता है वो संक की लंबाई और टिप की चौड़ाई। देखिए टिप क्या होती है फ्रेंड्स, जो हमारा ब्लेड होता है ना स्क्रू ड्राइवर में, तो आगे का भाग जो हमारा पॉइंट होता है उसे हम टिप बोलते हैं, ठीक है। ये जो भाग होता है ये हम इसे टिप बोलते हैं। और ऐसे करके जो हमारा यहाँ पे ऐसे करके देखिए, फिर से हम एक बार फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे करके जो भाग होता है ये हमारा क्या कहलाता है, टिप कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारा ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे चला जाता है। तो ये जो भाग होता है ये हमारा ब्लेड कहलाता है, ठीक है। ये भाग कौन सा होता है, ये हमारा ब्लेड होता है।
और ये हमारा टिप वाला भाग होता है, ठीक है। और ये जो भाग होता है, ये चीज़, ये हमारी क्या होती है, सैंक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्क्रू ड्राइवर में जो हमारी सैंक होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है। तो सैंक हमारी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है और ब्लेड और जो टिप होती है ये भी हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है। और एक चीज़ और है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ब्लेड होती है, हमने ब्लेड आपको बता दिया इस तरह का होता है, और जो टिप होती है तो इसके चौड़ाई से हम लेते हैं, ठीक है। तो टिप की चौड़ाई और हैंड सैंक की लंबाई से हम स्क्रू ड्राइवर का साइज लिया जाता है। स्क्रू ड्राइवर की जो लंबाई होती है वो 50 mm से, याद कर लीजिएगा, 50 mm से 500 mm तक का पाया जाता है, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर हमारा कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, तो स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे 500 लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 50 mm से 500 mm तक हमारा स्क्रू ड्राइवर का साइज पाया जाता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसको अगर हम स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग कहाँ करते हैं, स्क्रू को खोलने के लिए आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, किस स्क्रू को शीघ्रता से खोलने के लिए किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस स्क्रू को शीघ्रता से खोलने के लिए किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए। तो पहले चारों ऑप्शन को हम डिटेल में क्लियर कर लेते हैं, किसको क्या यूज रहता है। देखिए, रैचेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जब भी हमें किसी स्क्रू को जल्दी से खोलना और कसना होता है, तो वहाँ पर हम रैचेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। और एक फ्रेंड्स और यहाँ पे क्वेश्चन आपने देखा होगा, शिफ्टर क्या होता है ना, का आपने पढ़ा होगा। तो शिफ्टर वो होता है फ्रेंड्स रैचेट स्क्रू ड्राइवर में जिसके रैचेट के द्वारा जो हमें गति प्राप्त होती है, ठीक है, तो उसे हम शिफ्टर बोलते हैं। और जब शिफ्टर को हम ऊपर खींचते हैं तो ब्लेड दाईं ओर जो हमारा ब्लेड होता है ना, हमने जो बताया था, तो जब हम शिफ्टर को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो ब्लेड हमारा बाईं तरफ घूमता है, और जब नीचे की तरफ दबाएंगे तो दाईं तरफ घूमता है। तो यहाँ से बाईं दाईं तो ये नहीं पूछता, लेकिन ये पूछ लेता शिफ्टर क्या है। तो शिफ्टर से हम रैचेट के द्वारा जो गति प्राप्त करते हैं वो हमारा शिफ्टर कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया कि रैचेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग हम किसी स्क्रू को जल्दी से खोलने और कसने के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ से बस इतना ही क्वेश्चन आता है, और शिफ्टर क्या है वो भी हमने बता दिया कि रैचेट के द्वारा गति प्राप्त होती है, उसे हम शिफ्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर क्या है। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर के द्वारा हम फिलिप्स स्क्रू को खोलने के लिए प्रयोग करते हैं। और फिलिप्स स्क्रू की पहचान ये है कि फ्रेंड्स उस स्क्रू में प्लस का निशान बना रहता है, ठीक है। कोई मान लो स्क्रू है, अगर आपको दे दिया जाए बताइए कौन सा स्क्रू है, तो वहाँ पर उस स्क्रू में प्लस का ग्रूव बना रहता है, ठीक है, प्लस का स्लॉट बना रहता है, तो वहाँ पर हम फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, सेट स्क्रू ड्राइवर क्या होता है। सेट स्क्रू ड्राइवर भी स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर ही है, और इसका साइज हमने बताया कि जो भी हमारे स्क्रू ड्राइवर हैं वो अलग अलग साइजों में पाए जाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर जो होता है या सेट स्क्रू ड्राइवर जो होता है वो हमारा 50 mm से 500 mm तक का साइज का पाया जाता है, ठीक है। 50 mm से 500 mm तक का साइज का पाया जाता है, आपको याद कर लेना है। इसका साइज हम कहाँ से लेंगे, स्क्रू ड्राइवर का टिप की चौड़ाई से और सैंकी की लंबाई से। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग कहाँ करते हैं। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, जैसे आपको पता होगा कि हमें देखिए कोई भी चीज़ रटना नहीं, समझना। ऑफसेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मुड़ना। जैसे हमने पता, आप ऑफसेट स्क्राइबर आपको पता होगा, तो उसमें भी क्या होता है, मुड़ा होता है एक तरफ, है ना। तो इसी प्रकार से क्या होता है, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर में क्या होता है, ये जो स्क्रू ड्राइवर होता है दोनों तरफ से मुड़ा होता है, मतलब दोनों सिरे जो होते हैं 90 डिग्री पे मुड़े होते हैं, ठीक है, ऐसे होता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है फ्रेंड्स, ये हमारा ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है। और इसका प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे, सक्रिय जगह पे। मान लो कहीं पर मशीन में अंदर अगर कोई हमारा स्क्रू लगा हुआ है मशीन के अंदर, ठीक है, तो उसको साधारण स्क्रू से हमें खोलने में दिक्कत होगी, तो वहाँ पर ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये हमने जो मेन इसका पॉइंट यही है कि इसका प्रयोग हम सक्रिय जगहों पर स्क्रू को खोलने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके दोनों सिरे होते हैं वो 90 डिग्री पर ऑफसेट होते हैं, ठीक है। चलिए, चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, किसी स्क्रू को शीघ्रता से खोलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो हम वहाँ पर रैचेट स्क्रू ड्राइवर को शीघ्रता से अगर हमें खोलना तो वहाँ पर रैचेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आपको बताना है 57 का राइट आंसर। तो अभी हमने आपको बताया था कि कोणीय, चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कोणीय तंग स्थानों पर लगी स्क्रू को खोलने के लिए निम्न से किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। अगर कोई स्क्रू है वो सक्रिय जगह पर, जैसा कि भी हमने ऊपर बताया था कि सक्रिय जगह पर अगर कोई स्क्रू है तो उसके खोलने के लिए हम ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी हमने क्लियर कर दिया।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग भिन्न भिन्न साइज के स्क्रू खोलने व कसने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर आपको बताना है, निम्न में से किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग भिन्न भिन्न साइज के खोलने व कसने के लिए किया जाता है। इसमें पूछने का मतलब है कि जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है वो अलग अलग साइज के स्क्रू ड्राइवर को खोलने व कसने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर बताइए कमेंट करके। तो देखिए, जो हमारा स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर होता है कई साइज़ों में आता है, और हमने बताया कि 50 mm से 50 mm तक इसकी लंबाई में हमारा पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हमारा सेट स्क्रू ड्राइवर हो जाएगा। तो किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग भिन्न भिन्न साइज के स्क्रू को खोलने के लिए व कसने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो हम सेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है किस स्क्रू ड्राइवर की सैंक बनी होती है। ठीक है, किस स्क्रू ड्राइवर की सैंक बनी होती है, कास्ट स्टील, कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील। तो अभी हमने ऊपर बताया था जो हमारी स्क्रू ड्राइवर होती है, जो हमारी उसकी सैंक होती है वो हमारी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर बताना है, टी सॉकेट रेंच का प्रयोग किया जाता है असेंबली के बाहर लगे नट को खोलने के लिए, अधिक गहराई में लगे नट को खोलने के लिए, हेडलेस स्क्रू को खोलने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा टी सॉकेट रेंच किस तरह का होता है। अगर आपने फिगर नहीं देखा तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। टी सॉकेट रेंच हमारा कुछ इस टाइप का होता है, बीच में ऐसे करके और यहाँ पे ऐसे करके फिर ऐसे होता है। यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे जो ये जो भाग होता है फ्रेंड्स, ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिएगा। टी सॉकेट रेंच ये हमारा मान लो इस तरह का है, और यहाँ पे एक यहाँ इसके द्वारा फिर हमारा कुर्क ऐसे करके होता है। ठीक है, तो ये ऐसे करके होता है। ठीक है, यहाँ से तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, नट और बोल्ट खोलते हैं। ठीक है, सॉरी बोल्ट नहीं खोलते, नट खोलते हैं। तो अब किस प्रकार के नट को खोलते हैं, और तो इसके द्वारा हम हेक्सागनल व स्क्वायर नट खोलते हैं। ठीक है, तो टी सॉकेट रेंच का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, हेक्सागनल और स्क्वायर जो नट होते हैं उनको हम इसको खोलेंगे। और यहाँ से फिगर से आपको एक चीज़ ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपको एक किताब में भी नहीं लिखा मिलेगा कि टी सॉकेट रेंच का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, है ना। ये तो पता है कि भैया हेक्सागनल और स्क्वायर नट का खोलते हैं, तो और भी रेंच से हम खोल सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी कि हेक्सागनल और स्क्वायर नट और किसी रेंच से हम नहीं खोल सकते, लेकिन हम इसी रेंच का प्रयोग वहाँ पर स्पेसिफिक जगह के लिए करते हैं, वो कहाँ पर, अधिक गहराई में। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं एक लंबाई में है ना। क्या मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक थोड़ा सा लंबाई में जैसे है, तो भी कोई भी चीज़ अगर लंबाई में है, तो जैसे आपको पता था डीप हेक्सा फ्रेम आपने पढ़ा होगा, तो डीप हेक्सा फ्रेम का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हमें गहराई में कटिंग करनी होती है। ठीक है, तो वहाँ पर हम डीप हेक्सा फ्रेम का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो हमारा सॉकेट रेंच होता है, जिसे हम बोलते हैं टी सॉकेट रेंच, ये टी के आकार का होता है। तो इसका हम प्रयोग गहराई में, अधिक गहराई में लगे नट को खोलने के लिए प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी हमारा बी। ठीक है, हमने बी ही बताया। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर बताइए कमेंट करके। पाइप रेंच की धातु होती है, और इससे भी रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए पाइप रेंच हमारा किस मेटल का बना होता है। ऑप्शन है माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, और सॉरी हाँ कास्ट स्टील, वेनेडियम स्टील। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, कमेंट करके बताना है। तो पाइप रेंच हमारा कास्ट स्टील का बना होता है। इससे रिलेटेड पॉइंट क्या है, देखिए हमने कल के वीडियो में बताया था, एक हमारा पाइप वाइज होता है, एक हमारा चेन पाइप वाइज होता है, चेन पाइप वाइज। ठीक है, तो अब चेन पाइप वाइज और पाइप वाइज में हमने अंतर भी आपको बताया था कि पाइप वाइज में हमारा जा होता है, मतलब मूवेबल जा, फिक्स जा होता है। ठीक है, उसमें मूव करते हैं ऊपर नीचे। और इसके बाद हमने बताया था कि चेन पाइप वाइज में क्या होता है, उसमें जा नहीं होते हैं, उसमें एक चेन होती है, तो चेन के द्वारा हम पाइप को पकड़ते हैं। ठीक है, और हमने फ्रेंड्स ये बताया था कि जो पाइप वाइज होती है उसमें जो हम पाइपों को पकड़ने की जो क्षमता होती है वो हमारी 12 mm से 63 mm तक होती है। हमने बताया था ना, पाइप वाइज में 12 से 63 mm तक के पाइपों को पकड़ सकते हैं पाइप वाइज से। याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम 4 चीज़ों को बताने वाले हैं, इस वजह से हम कल के चीज़ों को बता रहे, ताकि आगे जो हम बताने वाले हैं वो चीज़ आपको याद हो जाए। ठीक है,
तो 12 से 63 mm तक हमने क्या बताया आपको, 12 से 63 mm हमने बताया कि पाइप वाइस के द्वारा हम पाइप को पकड़ते हैं, इतनी क्षमता उसकी रहती है पाइप वाइस, ठीक है। अब हमने आगे क्या बताया, चेन पाइप वाइस की द्वारा। तो चेन पाइप वाइस में जा की जगह पे क्या होता है, उसमें उसमें जा की जगह पे चेन होता है, ठीक है। तो क्या होता है चेन पाइप वाइस में, तो इसके द्वारा हम बड़े व्यास के पाइपों को पकड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इसका जो क्षमता रहती है 63 mm से 200 mm तक, इसके 200 mm तक हम चेन पाइप वाइस के द्वारा हम पाइपों को 63 mm से 200 mm तक पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब हम केवल अगर पाइप रेंज की बात करते हैं तो पाइप रेंज कितना पकड़ेगा, ठीक है। तो पाइप रेंज के द्वारा हम मतलब इसके द्वारा तो हम खोलते हैं, मतलब कि जैसे अगर हमारा जहाँ पे भी आप जब आप पढ़ोगे पाइप फिटिंग चैप्टर तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पाइप फिटिंग करते समय पाइपों को खोलने व कसने के लिए वहाँ पर हम पाइप रेंज का प्रयोग करते हैं। और इसका जो पाइपों को पकड़ने की जो क्षमता होती है, जो खोलने की क्षमता होती है, वो 15 से 50 mm तक के पाइपों को खोलने व कसने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, पाइप रेंज का, पाइपों को खोलने व कसने के लिए हम पाइप रेंज का प्रयोग करते हैं। और कितने mm से कितने mm तक के पाइपों को खोलेगा, वो टाइट करेगा, तो वो 15 से 50 mm तक के पाइपों को खोलेगा और टाइट करेगा, ठीक है। ये आपको याद हो गया पाइप रेंज के बारे में। अब अगर यहाँ से आ जाए चेन पाइप रेंज, ठीक है, हम देखिए लास्ट में क्या लगा रहे हैं, चेन पाइप रेंज। अगर चेन पाइप रेंज बोल रहा है तो चेन पाइप रेंज के द्वारा हम 50 mm से अधिक व्यास के पाइपों को पकड़ते हैं। मतलब कि इससे जब हम पाइपों, क्योंकि चेन पाइप रेंज का भी हम प्रयोग पाइप फिटिंग में करते हैं, तो इसका भी प्रयोग हम क्या करेंगे, पाइपों को खोलने व कसने के लिए करेंगे। तो 50 mm से अधिक जो पाइप होते हैं उनको अगर खोलना होता है, कसना होता है, तो वहाँ पर हम चेन पाइप रेंज का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। पाइप रेंज का हमने बताया 15 से 50 mm पाइप रेंज के द्वारा हम पाइपों को खोलते व कसते हैं, जबकि चेन पाइप रेंज के द्वारा 50 mm से अधिक के पाइपों को खोलते व कसते हैं, ठीक है। तो पाइप वाइज 12 से 63, देखिए फिर से सुन लीजिए, पाइप वाइज 12 से 63, चेन पाइप वाइज 63 से 200 mm, ठीक है। इसी प्रकार से पाइप रेंज 15 से 50 mm, चेन पाइप रेंज 50 से अधिक, ठीक है, 50 से अधिक। अब आपको याद हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर आपको बताना है। पाइप रेंज का साइज लिया जाता है कुल लंबाई से, जबड़ों की चौड़ाई से, मूवेबल जाके अधिकतम खुलने से, उपरोक्त सभी। देखिए जब भी हम किसी चीज़ को बताते हैं ना, तो सारी चीज़ों को एक साथ जब हम बताते हैं, उससे क्या होगा, तो सारी चीज़ जब आप एक साथ पढ़ोगे, एक दूसरे से रिलेट करोगे, तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। इस वजह से हमें यहाँ पे, क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है कि पाइप रेंज का साइज कितने पाइपों को पकड़ता है, खोलता है। इस प्रकार से अगर चेन पाइप वाइज पूछ ले तो काफ़ी, क्योंकि शब्दों का थोड़ा सा अंतर है, बस उनका मतलब भी आपको समझ में होना चाहिए कि भाई चेन पाइप रेंज और चेन पाइप वाइज दोनों में क्या अंतर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि चेन पाइप वाइज का प्रयोग भाई हम जहाँ पे बेंच वाइज होती है वहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे, और जो हमारी चेन पाइप रेंज होगा उसका हम पाइप फिटिंग में करेंगे, है ना। अब क्वेश्चन में पूछा गया है पाइप रेंज का साइज लिया जाता है, तो पाइप रेंज का साइज हमारा कुल लंबाई से लिया जाता है। अब पाइप रेंज जो है हमारा कुछ लंबाई में पाया जाता है। देखिए हमने तो बता दिया 15 से 50 mm तक के पाइपों को खोलेगा और टाइट करेगा, ठीक है, हमने तो बता दिया। लेकिन ये इसकी लंबाई तो भी होगी कुछ पाइप रेंज की, है ना। तो पाइप रेंज में आपको पता होगा, फिगर आपने देखा होगा, इसमें हमारा एक मूवेबल जा होता है, फिक्स जा होता है, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई होती है वो हमारा होता है फ्रेंड्स 150 mm से, लिख लीजिएगा अगर आपके पास कहीं नहीं लिखा, 150 mm से 450 mm तक की इसकी लंबाई होती है, ठीक है। किसकी लंबाई होती है, पाइप रेंज की लंबाई। फिर से सुनिएगा, पाइप रेंज की लंबाई 150 mm से 450 mm तक इसकी लंबाई होती है, ठीक है। अब अगर हमने स्क्रू ड्राइवर की बात करते तो स्क्रू ड्राइवर की जो लंबाई होती है, स्क्रू ड्राइवर की लंबाई हमने क्या बताया था, 50 mm से 500 mm तक, है ना। स्क्रू ड्राइवर की लंबाई हमने क्या बताई थी आपको, 50 mm से। जितना चीज़ों को आप रिवीजन करोगे उतना चीज़ें आपको याद रहेंगी। इसलिए फिर से एक बार सुन लीजिए, जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है उसका जो साइज होता है वो 50 mm से 500 mm तक उसकी लंबाई होती है स्क्रू ड्राइवर की, ठीक है। अब हमने बताया था पाइप रेंज, तो पाइप रेंज की जो लंबाई होती है वो जो हमारी 150 mm से 450 mm तक। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर बताना है। बेलनाकार जॉब या पाइपों को खोलने व कसने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पाइप रेंज है। फिर से क्वेश्चन को देखिएगा, बेलनाकार जॉब या पाइपों को खोलने या कसने के लिए
प्रयोग होने वाला कौन सा रेंच है। इसमें आपको बताना है कि जो बेलनाकार जॉब या पाइप होते हैं तो उनको खोलने व कसने के लिए किस रेंच का प्रयोग करेंगे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करके राइट आंसर आपको बताना है। तो कमेंट करके फ्रेंड्स आप आंसर बता दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा गा नंबर, ठीक है, पाइप रेंच। तो अभी जैसा कि हमने बताया था पाइप रेंच के द्वारा हम इसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे, पाइपों को खोलने व कसने के लिए हम पाइप रेंच का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर आपको बताना है, अधिक बड़े व्यास के पाइपों को खोलने व कसने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर 63 तो हमारा फ्रेंड्स हो गया। 64 का राइट आंसर आपको बताना है कि अधिक बड़े व्यास के पाइपों को खोलने व कसने के लिए किस साधन का प्रयोग किया था। पाइप रेंच, चेन पाइप रेंच, स्लाइड रेंच, मंकी रेंच। अभी हमने जो चीज़ें आपको साइजें बताएं कि इस साइज़ के पाइपों को पकड़ते हैं, इस साइज़ से इतने साइज़ के पाइपों को खोलते हैं, कसते हैं, अगर वो चीज़ें याद रहेंगी तो ऐसे भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हमने बताया था कि जो हमारा पाइप रेंच होता है इसके द्वारा हम जो पाइपों को खोलते व कसते हैं वो कितने साइज़ के होते हैं हमारे 15 से, देखिए 15 से 50 mm हमने बताया ना, 15 से 50 mm तक की साइज़ों को खोलते व कसते हैं। लेकिन चेन पाइप रेंज क्या है, 50 mm से अधिक के पाइपों को खोलते व कसते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, चेन पाइप रेंज हो जाए। इसके माध्यम से हम अधिक बड़े व्यास के पाइपों को खोलते हैं और कसते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर बताना है, फिनिशिंग किए जाबों पर मार्किंग या ड्रिलिंग संक्रिया करने के लिए निम्न से किस साधन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपको 65 का राइट आंसर बताना है। तो फिनिशिंग किए जाबों पर मार्किंग या ड्रिलिंग संक्रिया करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, टूल मेकर क्लैंप का प्रयोग करेंगे। तो कल ही की वीडियो में हमने बताया था कि टूल मेकर क्लैंप का हम प्रयोग कहाँ करेंगे, फिनिश किए हुए जाबों पर अगर हमें मार्किंग करना है, ड्रिलिंग करना है तो वहाँ पर हम टूल मेकर क्लैंप का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। सी क्लैंप का भी हम प्रयोग करते हैं, वाइस क्लैंप का भी करते हैं फिनिशिंग किए हुए, लेकिन जो हमारा स्पेसिफिक काम है यहाँ पे टूल मेकर क्लैंप करता है, जिसका प्रयोग हम शुद्ध फिनिशिंग किए हुए जाबों पर मार्किंग डीलिंग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, देखिए सी क्लैंप जो होता है फ्रेंड्स, सी क्लैंप के द्वारा हम जो हमारे जॉब होते हैं उनको, मतलब कोई भी हमारा जॉब है, फिनिश किया हुआ जॉब है, तो उसमें क्या होता है जो हमारे जा होते हैं उसमें टीथ कटे होते हैं। अगर उन टीथ की वजह से उसमें फिनिश किए हुए जॉब में क्या हो जाता है, निशान पड़ जाते हैं, ठीक है, निशान पड़ जाएंगे। तो इस वजह से हम वाइस क्लैंप यूज करते हैं। वाइस क्लैंप क्या हो, इसके ऊपर हम एक प्लेट लगा देते हैं, वो नर्म धातु की होगी, कॉपर की होगी, एल्यूमिनियम की होगी, तो इस मेटल की हम सी क्लैंप बना लेते हैं, मतलब क्लैंप हम बना लेते हैं जिसे हम वाइस क्लैंप कहते हैं, ठीक है। तो वाइस क्लैंप के बारे में बता रहे हैं। तो वाइस क्लैंप इस नर्म धातु के बनाए जाते हैं और इसको लगाने से क्या होता है, हमारा जो फिनिश किया हुआ जॉब है उस पर फिर निशान नहीं पड़ते हैं। तो इस वजह से हम वाइस क्लैंप का यूज करते हैं, ठीक है। अब टूल मेकर क्लैंप का स्पेसिफिक काम है कि हमारा फिनिशिंग किए हुए जॉबों पर मार्किंग और डीलिंग करने के लिए। तो हमारा इसलिए राइट आंसर हमारे यहाँ पे सी है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉइस क्लैंप के बारे में हम यहाँ पे बता रहे थे और यहाँ पे सी क्लैंप का जो एरो लग गया था तो यहाँ पे हमने गलत कर दिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बताना है 66 का राइट आंसर, सी क्लैंप का फ्रेम निम्न से किस धातु की बनी होती है। बताइए फ्रेंड्स, जो हमारा सी क्लैंप का फ्रेम निम्न से किस धातु का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर बताना है। तो जो हमारा सी क्लैंप होता है उसका जो हमारा फ्रेम बना होता है किस मटेरियल का बना होता है, क्लोज ग्रेन कास्टन का बना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन आपको राइट आंसर बताना है। एक साथ दो या दो से अधिक फ्लैटों को एक साथ बांधकर उन पर वेल्डिंग करने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर आपको बताना है। एक साथ दो या दो से अधिक फ्लैटों को एक साथ बांधकर उन पर वेल्डिंग करने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर आपको बताना है। तो एक साथ दो या दो से अधिक फ्लैटों को एक साथ बांधकर उन पर वेल्डिंग करने के लिए हम सी क्लैंप का प्रयोग करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है। वर्क पीस बहुत अधिक मजबूती से बांधने के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन है आपके सामने बेंच वाइज, मशीन वाइज, हाइड्रोलिक वाइज, लेग वाइज। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर आपको बताना है। तो वर्क पीस को बहुत अधिक मजबूती से बांधने के लिए हम किस वाइज का प्रयोग करते हैं? आप जो भी राइट आंसर बताते हैं उसे आप क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दिया करिए, ठीक है। तो हाइड्रोलिक वाइस के द्वारा हम जो एयर प्रेशर के द्वारा हम यहाँ पे वाइस को चलाते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिक जैसे आपने पढ़ा होगा, न्यूमेटिक चेक पढ़ा होगा ना, तो इसी प्रकार से हमारी एक हाइड्रोलिक वाइस होती है जिसको बहुत ही मजबूती से हम जॉब को पकड़ सकते हैं उसके हाइड्रोलिक वाइस के द्वारा, ठीक है। तो बुक में तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको MCQ बुक में भी मिल जाता है, तो उसे आप नोट कर लीजिएगा। वर्क पीस को बहुत अधिक मजबूती से बांधने के लिए हम वहाँ पर हाइड्रोलिक वाइस का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। हैमर की स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस होती है, जो हमारा हैमर होता है तो उसकी फेस की जो हार्डनेस होती है वो आपको बताना है। कितनी होती है हार्डनेस? क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो 49 से 56 HRC हमारे हैमर के स्ट्राइकिंग जो फेस होते हैं उनकी हमारी जो हार्डनेस होती है 49 से 56 HRC होती है। HRC का फुल फॉर्म आपको पता होगा, हार्डनेस रॉकवेल ग्रेड सी, ठीक है। और HRB हार्डनेस रॉकवेल ग्रेड बी। जो हमारा लाइव टेस्ट हो चुका है इस चैप्टर से और केस हार्डनिंग चैप्टर से, जिन लोगों ने डेली लाइव टेस्ट ज्वाइन कर रखा है तो उनको सारा चीज़ पता होगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपको राइट आंसर बताना है। राहाइड हैमर के स्ट्राइकिंग फेस निम्न में से किसके बने होते हैं? तो ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा राहाइड हैमर होता है उसके बीच वाला भाग हमारा स्टील का होता है और ऊपर में हमारा उसमें चमड़ा भी होता है, और वहाँ पे 70 का राइट आंसर आपको बताना है, और वहाँ पे प्लास्टिक का भी होता है, ठीक है। तो जो हमारा राहाइड हैमर होता है उसमें क्या होता है, बीच का जो भाग होता है वो हमारा स्टील का होता है, ठीक है। और ऊपर का जो भाग होता है वो हमारा किसका होता है? उसमें आपने चमड़ा भी कहीं के पर देखा होगा, लेकिन हमारा मोस्टली जो होता है वो प्लास्टिक होता है, ठीक है। तो राहाइड हैमर किसे कहते हैं? तो राहाइड हैमर उसे कहते हैं जो हैमर जिसमें जो हमारा पोस्ट वाला भाग होता है ना, पोस्ट वाला मतलब बीच वाला भाग, वो हमारा स्टील का बना होता है, और ऊपर वाला भाग जो फेस और पिन होते वो हमारे जो होते हैं स्टील का बना होता है, ठीक है, सॉरी प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर है यहाँ पे ए हो जाएगा। याद रहेगा ना, बीच वाला भाग स्टील का, ऊपर और नीचे का प्लास्टिक का। राहाइड हैमर के फेस इसमें देखिए शायद पिन नहीं होता है, ठीक है। दोनों फेस हमारे इसमें फ्लैट होते हैं राहाइड हैमर में, क्योंकि इसको हमने देखा हुआ है। राहाइड हैमर इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ऊपर का जो भाग होता है वो भी हमारा फ्लैट होता है, और जो नीचे का भाग होता है वो भी हमारा फ्लैट होता है। बीच का भाग हमारा ये हमारा स्टील का होगा, फिर से सुन लीजिए, और ऊपर का जो होता है हमारा वो प्लास्टिक का होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर आपको बताना है। राहाइड हैमर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? कारपेंटर शॉप में, हवाई जहाज निर्माण में, मशीन शॉप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर आपको बताना है। तो राहाइड हैमर का हम हवाई जहाज के निर्माण में करते हैं। राहाइड हैमर के बीच का जो भाग होता है वो स्टील का होता है, ऊपर का और नीचे का भाग हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, फ्लैट होता है, और वो जो हमारा होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। तो हवाई जहाज के निर्माण में हम इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 हो गया हमारा। 72 नंबर चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए। फिनिशिंग की हुई जॉबों पर पुनः मशीन वाइज में फिट करते समय किस हैमर का प्रयोग करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिनिशिंग की हुई जॉबों को पुनः मशीन वाइज में फिट करते समय किस हैमर का प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर कमेंट करके बताइए। तो पूछा गया है कि फिनिशिंग किए हुए जॉबों को पुनः मशीन वाइज में फिट करते समय किस हैमर का प्रयोग करते हैं? तो सॉफ्ट हैमर का हम प्रयोग करते हैं, आपको पता होगा। सॉफ्ट हैमर का प्रयोग हम फिनिशिंग किए हुए जॉबों पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो फिनिशिंग किए हुए जॉबों के लिए वहाँ पर अगर हमें कहीं पर फिट करना है तो वहाँ पर हम सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करें। तो हमें मशीन वाइज में हमें फिट करना है, ठीक है, फिनिशिंग किए हुए जॉबों को, तो वहाँ पर सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर बताने में से असेंबली शॉप में किस हैमर का प्रयोग करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर बताना है।
तो राइड हैमर का हमारा प्रयोग राइड हैमर का प्रयोग करते हैं असेंबली शॉप में, और जैसा कि पिछले भी हमने बताया कि राइड हैमर का प्रयोग हम हवाई जहाज़ के निर्माण में भी करते हैं, और क्योंकि वहाँ पर असेंबली का काम तो होता ही है ना मोस्टली, तो और इस वजह से वहाँ पर हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राइड हैमर। तो राइड हैमर अगर पूछा जाए कि असेंबली शॉप में किस हैमर का प्रयोग करते हैं तो राइड हैमर को हम टिक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर पूछा जाए हवाई जहाज़ के निर्माण में तो राइड हैमर का प्रयोग करेंगे। हैमर का साइज लिया जाता है वजन से, पेन के आकार से, भार और पेन के आकार से हैमर की दाब से। तो हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर रखा है। जो हैमर का साइज है वो हमारा भार और पेन के आकार से लिया जाता है। भार और पेन को हम हार्ड और टेम्पर करते हैं। बीच वाले भाग को जो हमारा नर्म होता है उसे पोस्ट कहते हैं, और पोस्ट वाले भाग में ही हमारा अंडाकार आई होल होता है, ठीक है। उस होल को अंडाकार सील बनाते हैं ताकि उसमें हम पच्चड़ लगा सकें। ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी क्योंकि हमने काफ़ी बार यहाँ पे रिपीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर आपको तो यहाँ पे टिक दिख रहा होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है डबल एंडेड स्पैनर में निम्न से किस धातु के बने होते हैं। तो हम आपको बस इतना सा पता ही होगा कि स्पैनर जो होते हैं हमारे वैनेडियम स्टील के बने होते हैं, और स्पैनर से क्योंकि हमने जब आपको मेटल चैप्टर में पढ़ाया था जिसमें हमने वैनेडियम के बारे में बताया था कि इसका अगर हम स्टील में वैनेडियम मिलाएंगे तो झटके सहने की क्षमता बढ़ जाती है, और काफ़ी इसके प्रॉपर्टी हमने बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप मेटल चैप्टर की बहुत अच्छे से हमने क्लास ली है, उसके आगे भी अभी क्लास होनी बाकी है, और हीट ट्रीटमेंट की भी क्लास होगी, और पावर ट्रांसमिशन की भी क्लास होगी। बहुत सारी क्लास अभी आनी बाकी हैं। डेली लाइव क्लास में जुड़े रहें। इसका राइट आंसर हमारा वैनेडियम स्टील हो जाएगा। तो आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके भी हमें प्रोत्साहन दीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। तो आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। डेली लाइव क्लास होती है, डेली लाइव क्लास में आप आया करिए। इवनिंग में होती है 6:30 से 7 के बीच में। और ठीक है फ्रेंड्स, PDF आप लिंक हमने डिस्कशन में दे रखा है, वहाँ से आप पेमेंट करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं।